जय हिंद साथियों, नॉलेज टॉकिंग के टारगेट बैच में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में अर्थात पार्ट 5 में मैंने पूरी तरह से रक्त के प्लाज्मा वाले भाग को कंप्लीट कर रखा है। जिन्होंने भी उसको नहीं देखा है एक बार उनको देख लीजिएगा, क्योंकि प्लाज्मा समझ में आएगा तभी आपको ये रक्त कणिकाएँ समझ में आएगी। क्योंकि जितनी भी रक्त कणिकाएँ हैं सब वो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा जो है एक तरल भाग होता है रक्त का, ठीक है। उसी में ये सभी कणिकाएँ जो है तैरते रहते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं रक्त कणिका की। तो रक्त कणिका की अगर मैं बात करूं तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट, अर्थात ये रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट भी कहते हैं। देखिए, ये आरबीसी की अगर बात करूं तो इसको हिंदी में कहते हैं, इसका फुल फॉर्म हिंदी में लाल रक्त कण, अर्थात इंग्लिश में इसका पूरा नाम रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पोसेल, इरिथ्रोसाइट भी टेक्निकल नाम है इसका। और श्वेत रक्त कण अर्थात व्हाइट ब्लड सेल या कार्पोसेल, इसका जो टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। रक्त बिंबाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त का जो निर्माण होता है अर्थात लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल अर्थात आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है। याद रखिएगा, कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में। भ्रूण अवस्था में यकृत और पीलिया में भी होता है, याद रखिएगा। अब इसका जीवन काल जो है, आरबीसी का जीवन काल 20 से लेके 120 दिन रहता है। याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन तक। अब इसका निर्माण, अब आगे हम बात करते हैं श्वेत रक्त कण के निर्माण। देखिए, श्वेत रक्त कण के निर्माण की अगर मैं बात करूं तो श्वेत रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत और पीलिया में भी हो जाता है। याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, कभी कभी यकृत और पीलिया में भी हो जाता है, ठीक है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो भैया 2 से लेकर 4 दिन तक इसका जीवन काल रहता है। कितना रहता है? 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को ही ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसका टेक्निकल नाम है। और लाल रक्त कण को अर्थात आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और रक्त बिंबाणु और यानी ब्लड प्लेटलेट को कहेगा क्या? वो थ्रोम्बोसाइट, याद रखिएगा। अब देखिए, श्वेत रक्त कण में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन है? तो ये मोनोसाइट, याद रखिएगा। कौन सा? मोनोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कौन? मोनोसाइट। अब ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, आरबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर के हर एक कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना। याद रखिएगा, आरबीसी का मुख्य काम होता है शरीर के हर एक कोशिका तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। लेकिन श्वेत रक्त कण जो है ये शरीर को रोगों से बचाते हैं, अर्थात रोगों के संक्रमण से बचाने का काम जो है ये डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कण करते हैं, जिसको व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल या ल्यूकोसाइट कहते हैं टेक्निकल तौर पे। अब देखिए, मनुष्य के आरबीसी में जो है एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। उस प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन के रूप में जाना जाता है। अब एंटीजन जो है आरबीसी में पाया जाता है। इसी एंटीजन के आधार पर जो है मनुष्य में रक्त वर्ग होते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य में रक्त समूह होते हैं, तो वो जो होते हैं ये एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। अब एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लीजिए, एंटीजन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। चलिए, आरबीसी की संख्या मापी जाती है किससे? तो हीमोसाइटोमीटर से। याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या किससे मापेंगे? हीमोसाइटोमीटर। इसको याद रखने का यही है सबसे अच्छा आइडिया कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीम नामक रंजक के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है। तो एक ये भी है कि आरबीसी में पाए जाने वाले लोह यौगिक कौन से हैं? तो हीमेटिन। तो सिंपल सी बात है, आरबीसी की संख्या को किससे मापेंगे? तो हीमोसाइटोमीटर से। क्लियर? चलिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो पीलिया को। देखिए, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? पीलिया को। चूंकि आरबीसी का कब्रिस्तान पीलिया को कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मृत्यु जो है पीलिया में होता है। याद रखिएगा, पीलिया के अलावा यकृत में भी इसका मृत्यु होता है। इसीलिए पीलिया ऑप्शन में नहीं रहे तो यकृत भी जवाब दीजिएगा। दोनों इसके कब्र कहलाते हैं। अगर ऑप्शन में पीलिया ना रहे तो यकृत दीजिएगा, अगर दोनों दे दिया जाए तब पीलिया मारिएगा। अब देखिए, ब्लड जो है पीलिया में स्टोर रहता है, इसीलिए ब्लड बैंक के रूप में पीलिया को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, रक्त थक्का बनाने में सहायक कौन है? देखिए, रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन है? तो वो ब्लड प्लेटलेट है, जिसको रक्त बिंबाणु कहते हैं। अगर कहेगा कि कौन सा प्रोटीन, तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहेगा कौन सा तत्व अगर कहेगा तो उसमें कैल्शियम आ जाएगा। कहेगा कि रक्त थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन जिम्मेवार है? तो विटामिन के हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अब प्लेटलेट का जीवन काल कितना रहता है? तो प्लेटलेट का जीवन काल 3 से लेकर 5 दिन तक रहता है। कितना? 3 से 5 दिन। इसका निर्माण जो होगा वो अस्थि मज्जा में होगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट की मृत्यु
जस्ट आरबीसी के तरफ पिलिया में होता है। याद रखिएगा प्लेटलेट की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है, पिलिया में, जहाँ आरबीसी की मृत्यु होगी। खून जो है नहीं जमेगा, अर्थात खून का थक्का नहीं होगा। किस बीमारी में, तो वो हीमोफीलिया नामक एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो है खून जमता ही नहीं है, खून का थक्का होगा ही नहीं। अभी मैंने आपको बताया था रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है। विटामिन का चर्चा करेगा तो के, और तत्व का चर्चा करेगा तो कैल्शियम, और प्रोटीन की चर्चा करेगा तो फाइब्रिनोजन। अगर रुधिर में ही कहेगा रुधिर कनिकाओं में कौन सी कनिकाएं रक्त को थक्का बनाने में जिम्मेदार हैं, तो वो हो जाएंगे ब्लड प्लेटलेट या ब्लड मतलब रक्त बिंबाणु। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट रक्त बिंबाणु, जिसका टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट है। अब देखिए लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं किस बीमारी में, तो ये थैलेसीमिया रोग में जो है लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, इनको याद रखिएगा। अगला है कि कह रहा है कि रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति क्या कहलाएगी, तो ल्यूकेमिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि एक मिनट, ये रक्त में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, तो ल्यूकेमिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ल्यूकेमिया कहलाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम रक्त समूह या रक्त वर्ग की। अभी तुरंत हमने बताया आपको कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। इन 4 प्रकार के रुधिर वर्ग की खोज जो है लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने 1900 ईस्वी में किया था, 1900 ईस्वी में किया था, यहाँ 1930 लिखा गया। कब किया था, 1900 ईस्वी में किया था लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज, जिसके कारण 1930 में जो है इसको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। अभी मैंने बताया कि एंटीजन की उपस्थिति के कारण मनुष्य में कितने प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, 4 प्रकार के। कौन, ए और फिर बी, ए बी और ओ। जिस आरबीसी में, अर्थात कहने का अर्थ है आरबीसी में जो एंटीजन उपस्थित होगा उसका रुधिर वर्ग वही होगा। यदि एंटीजन ए है तो यानी आरबीसी में यदि एंटीजन ए उपस्थित है तो उसका रुधिर वर्ग ए होगा। आरबीसी में एंटीजन बी उपस्थित है तो रुधिर वर्ग बी होगा। आरबी में एंटीजन ए बी दोनों है तो रुधिर वर्ग ए बी दोनों होगा, मतलब उसका रुधिर वर्ग ए बी होगा। यदि एक भी एंटीजन आरबीसी में उपस्थित नहीं है तो उसका रुधिर वर्ग ओ होगा। क्लियर। अब देखिए सर्वदाता रक्त समूह जो है ओ को कहा जाता है, इसलिए कि ये सभी को दे सकता है, सभी से ले नहीं सकता है, सभी को दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। और ए बी को जो है सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये सभी से ले सकता है, सभी को दे नहीं सकता है। ठीक ना। चलिए अब ये आरएच फैक्टर जो है रक्त से संबंधित है, इसलिए क्योंकि लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में रिसस नामक बंदर में देखा एक विशेष प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं ब्लड में। वो जो विशेष प्रकार का एंटीजन था ना तो वो एंटीबॉडी से मिल रहा था ना तो ग्लाइकोप्रोटीन से मिल रहा था, तो इस प्रकार के विशेष प्रकार के प्रोटीन को उन्होंने आरएच फैक्टर का नाम दिया। ठीक है, तो आरएच फैक्टर की खोज जो है लैंडस्टीनर और वीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में किया, वो भी रिसस नामक बंदर में, इसीलिए उसका नाम आरएच फैक्टर रख दिया। रिसर्च के कारण उसका नाम क्या रख दिया, आरएच फैक्टर। अब देखिए रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कहाँ होता है। देखिए भैया रक्त का शुद्धिकरण अगर ऑप्शन में फेफड़ा ना रहे तभी आप ब्रिक मारिएगा, क्योंकि रक्त को शुद्ध करने का काम वो फेफड़ा का है। ब्रिक यानी किरने का काम तो रक्त को छानने का है, जो भी उसमें अनावश्यक पदार्थ है उसको शरीर से बाहर करेगा जल के माध्यम से, और जो भी उपयोगी है उसको पुनः अवशोषित कर लेगा। लेकिन रक्त शुद्धिकरण का काम जो है वो फेफड़ा करता है, अर्थात रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मिला करके शरीर की ओर पुनः भेज देता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको शरीर से बाहर निकलवा देता है। तो याद रखिए रक्त शुद्धिकरण का काम कौन करता है, फेफड़ा। अगर ऑप्शन में फेफड़ा ना रहे तब ब्रिक आप मारिएगा, क्योंकि एक प्रकार ये छान रहा है तो वो भी शुद्धि हुआ, लेकिन प्रॉपरली रूप से रक्त शुद्ध करने का काम फेफड़ा का है और छानने का काम किडनी का है, अर्थात ब्रिक का। अब देखिए ब्रिक से प्रति मिनट औसतन कितना रक्त प्रवाह होता है, तो भैया याद रखिएगा 1200 सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। अगला कह रहा है कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो डायलिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है, डायलिसिस। ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। अब बात करते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की। देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने 1628 में किया था। कब किया था, 1628 में। याद रखिएगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने 1628 में किया। शरीर में रक्त परिसंचरण करता कौन है, तो भैया देखिए रक्त परिसंचरण जो है मूल रूप से हृदय से होता है। ऐसे नहीं तो ये धमनी भी हैं, सीरा भी हैं और खुद ब्लड हैं,
लेकिन ये पंप करने का काम जो है, पंप करने का, ये पंप करते हैं तभी जाकर के संपूर्ण शरीर में रक्त जो है संचरित होता है। हालांकि रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत धमनी भी आ जाएंगे, शिरा भी आ जाएंगे, ब्लड भी आ जाएंगे और हृदय भी आ जाएंगे, लेकिन रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, मतलब शरीर में रक्त परिसंचरण करता कौन है, तो ये हो जाएगा हृदय। ठीक है, अब देखिए रक्तों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, तो फेफड़ा। अभी तुरंत आपको बताए थे कि फेफड़ा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसको निकाल करके बाहर कर देता है और ऑक्सीजन मिला करके पुनः शरीर में भेज देता है। तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान कौन करेगा, फेफड़ा करेगा। अब देखिए मनुष्य का औसतन रक्तदाब जो होता है वो 120/80 होता है। ये जो 120 है ऊपर में वो सिस्टोलिक होता है और नीचे में जो 80 है वो डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब संकुचन यानी हृदय सिकुड़ेगा, डायस्टोलिक मतलब शिथिलन अर्थात फैलेगा, इसका अर्थ ये हुआ। रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या कहते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर, यानी रक्तदाब को आप स्फेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से मापेंगे। अब रक्तचाप कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है, तो एड्रिनल ग्रंथि अर्थात अधिवृक्क ग्रंथि, याद रखिएगा। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो उसका रक्तदाब जो है उस समय बढ़ जाएगा, यानी व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप या रक्तदाब क्या होता है, बढ़ता है। यदि शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति हो अर्थात रक्त पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही हो तो उसको इस्कीमिया हो जाएगा, वो क्या कहलाएगी, इस्कीमिया। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं पाचन तंत्र में। देखिए भैया पाचन जो है मनुष्य में, यानी मनुष्य में पाचन की क्रिया जो प्रारंभ होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से, मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग जो है वो ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण वो छोटी आंत में जाकर के होगा। छोटी आंत की एक रचना होती है उद्वार, जिसको बिली कहते हैं। याद रखिएगा छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, डोडेनम, जोजिनम और इलियम। इलियम छोटी आंत की सबसे बड़ी भाग होती है और पूरी तरह से आंत की लंबाई पूछा जाए तो वो 22 फीट में जवाब दीजिएगा, 22 फीट के आसपास। कितना, 22 फीट। अब पूरे आहार नाल की लंबाई अगर पूछा जाए तो लगभग वो 30 मीटर, लगभग 30 फीट के आसपास होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो आगे हम बात करेंगे। देखिए भोजन पचाने में सहायक कौन होता है, देखिए भोजन पचाने में जो सहायक होता है वो एंजाइम होते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, रिप्सिन, मल्टेज, सुक्रेज, ये सारे जो है एंजाइम हैं जो कि भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए आमाशय में जब भोजन पहुंचता है तो आमाशय में पहुंचने के बाद जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिए भोजन जब आमाशय में पहुंचता है तो आमाशय में एक पाइलोरी ग्रंथि होता है जहां से जठर रस निकलता है। ये जठर रस हल्का पीला रंग का अम्लीय द्रव होता है। इस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, एक पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है ये दूध में घुली हुई कैसिनोजन नामक प्रोटीन को पचाता है। तो याद रखिएगा यानी दूध नामक प्रोटीन को ये पचाता है। हालांकि दोनों प्रोटीन को ही पचाते हैं लेकिन ये फुल्ली रूप से जो प्रॉपर प्रोटीन होते हैं उसको पचाते हैं और ये रेनिन जो है दूध प्रोटीन को पचाते हैं। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा और दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा हो जाएगा, रेनिन हो जाएगा। मनुष्य के आहार नाल की औसतन लंबाई जो है 8 से 10 मीटर में, मीटर में पूछेगा तो 8 से 10 मीटर, और अगर फीट में कहेगा तो लगभग 30 फीट के आसपास, याद रखिएगा इसको। अगला एक आ रहा है कि आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो भैया देखिए आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है वो मल्टोज होता है। क्या होता है, मल्टोज होता है। क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे एंजाइम की। देखिए एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्या होता है, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है और एंजाइम की रचना जो होती है वो एमिनो अम्ल से, याद रखिएगा एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होती है और एंजाइम की जो रचना होती है वो एमिनो अम्ल से, इनको याद रखिएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व जो पदार्थ है वो एंजाइम है। अर्थात आप जो भी चीज़ खाते हैं उसकी प्रक्रिया को तेजी से अर्थात उसको पचाने में सबसे ज़्यादा मदद जो करते हैं एंजाइम करते हैं। तो उसी तरह यही कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को जो खाते हैं वो पचता है, वो रासायनिक क्रिया के माध्यम से उस प्रक्रिया को तेज करने वाले जो एक उत्तरदायी पदार्थ है उसको क्या कहते हैं, तो एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम। जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, जाइमेज, ये जितने सारे पदार्थ आपको दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में परिवर्तित कौन करता है, तो ध्यान दीजिए ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल दिया यानी छोटे छोटे प्रोटीन में, और पेप्टोन्स ये भी प्रोटीन का ही रूप है, इसको और छोटे छोटे पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया
अर्थात एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर दिया। ये कौन किए? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन और पेप्टोन को क्रमशः पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन से हैं? तो ट्रिप्सिन। हालांकि प्रोटीन के पाचन में ये पेप्सिन नामक एंजाइम भी सहायक हैं। वैसी प्रोटीन जिसको पेप्सिन नहीं पचा पाया था उसको ये पचा रहा है, कौन? ट्रिप्सिन। ठीक है, चलिए स्टार्च को शर्करा में बदलेगा कौन? देखिए स्टार्च को शर्करा, स्टार्च मतलब मांड मतलब चोकर, चोकर मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा अर्थात शुगर में कौन बदल रहा है? एमाइलेज। वसा को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में लाइपेज नामक एंजाइम बदल रहा है। ठीक है, और ग्लूकोज को इथाइनॉल में कौन बदल रहा है? जाइमेज। ग्लूकोज को इथाइनॉल में कौन बदलेगा? जाइमेज। कौन? जाइमेज। लार में पाए जाने वाले एंजाइम जो है वो टाइलिन है। ठीक है, और टाइलिन करता क्या है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में बदल देता है। स्टार्च यानी मांड मतलब चोकर अर्थात कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को मल्टोज में बदल रहा है कौन? टाइलिन। लार सहयोग करती है किसके? स्टार्च के पाचन में अर्थात कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, मांड के पाचन में, ऐसे समझिए चोकर के पाचन में, यानी लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अब मानव शरीर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मानव शरीर की अगर मैं बात करूं तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो त्वचा होता है। कौन होता है? त्वचा होता है, याद रखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो भैया याद रखिएगा मेलानिन के कारण जो है त्वचा का रंग आपका जो भी है गोरा हो काला हो जिसके कारण हो, मतलब जो भी रंग आपके त्वचा का है वो जो है मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। ठीक है, त्वचा की ऊपरी सतह पर क्या मतलब त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ध्यान दीजिए त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहलाती है। सबसे छोटी ग्रंथि जो कि पूरे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि है। हालांकि पीयूष ग्रंथि से भी छोटी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है, लेकिन आपको ऑप्शन में वो पिनियल मिलेगा ही नहीं, इसीलिए मजबूरन आदमी पीयूष ग्रंथि को ही सबसे छोटी ग्रंथि मानती है। लेकिन याद रख लीजिएगा यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है और ऑप्शन में पिनियल ग्रंथि भी रहे तो जवाब दीजिएगा पिनियल ग्रंथि ही, क्योंकि इससे भी छोटी पिनियल ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क में रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिलेगा पिनियल तब तो पीयूष जवाब दीजिएगा ही। और याद रखना है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, सेल टर्सिका के नाम से भी जाना जाता है। किसको? पीयूष ग्रंथि को। अब देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर की हड्डी है जो कि जांघ में है, और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है। आपने बड़ी देख ली, छोटी देख ली, सबसे मजबूत हड्डी की बात कही जाएगी तो वो जबड़े की हड्डी है। कौन सी? जबड़े की। अब देखिए मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो ध्यान दीजिए मानव शरीर में मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो वो कैल्शियम फास्फेट की। मानव की जो हड्डी है उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होगी भैया? तो कैल्शियम फास्फेट की होगी। किसकी? कैल्शियम फास्फेट की। अब देखिए कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी? तो 6। कान में कैसे 6? 3 को ई वाला कान में और 3 को इधर वाले कान में, कुल मिला के हो गया 6। ठीक है, मेलियस इंकस स्टेप्स ये हड्डी हैं कान में पाए जाने वाले, 2 मेलियस 2 इंकस 2 स्टेप्स, ये 2 करके जो पाए जाते हैं। एक इस बगल मेलियस है तो एक इस बगल है, एक इस बगल इंकस है तो एक इस बगल स्टेपिस है तो एक इस बगल, कुल मिला के 6 हो गया। चलिए मानव शरीर का कठोरतम भाग कौन सा है? तो देखिए दांत का एनामेल है। एनामेल जो है सबसे कठोर भाग है, सबसे कठोर हड्डी है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कहेगा हड्डियों का यानी अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो ऑस्टियोलॉजी। क्या कहलाएगा? ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। मानव शरीर में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी है भैया? तो याद रखिए मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या जो है वो 206 है। नवजात शिशु का जवाब पूछ दिया जाए, नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तब 300 हो जाएगा। लेकिन बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208 होती है। तो ये क्लियर हो गया। बाल्यावस्था में 208, वयस्क होने के बाद हड्डियों की कुल संख्या 206, लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300। अब मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 29 होती है। यहाँ 28 मिस्टेक से दे दिया है। ठीक है, मस्तिष्क में हड्डियों की टोटल संख्या 29 होती है। उस 29 में 14 चेहरे को ढक के रखते हैं, 8 कपाल में रहते हैं अर्थात क्रेनियन नामक हड्डी 8 को है, और 6 कान में होते हैं, और एक होयड नामक हड्डी भी खोपड़ी में ही होती है। तो सबको जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा। अब देखिए मनुष्य में पसलियों की कुल संख्या कितनी है? तो मनुष्य में पसलियों की टोटल संख्या जो है
वो 12 है। कितनी है? 12 जोड़ी, खाली 12 नहीं, 12 जोड़ी। मनुष्य में पसलियों की टोटल संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। अब देखिए शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 639। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639। सबसे बड़ी मांसपेशी कहेगी तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि कूल्हे की है। सबसे छोटी मांसपेशियां कहेगी तो स्टेपिडियस हो जाएगा। ठीक है, स्टेपिडियस। अब देखिए अस्थि मतलब उपास्थि, अस्थि ने उपास्थि पाया जाता है किस में? देखिए कान में भी उपास्थि पाया जाता है। ठीक है, कान में भी उपास्थि पाया जाता है, इनको याद रखिएगा। शरीर में एमिनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। एमिनो अम्ल की टोटल संख्या कितनी होती है शरीर में? 20 होती है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब देखिए मानव शरीर में जल कितना परसेंट पाया जाता है? तो याद रखिए मानव शरीर में जल जो है वो 65 से 80% के आसपास पाया जाता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80%। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। अगर पीनियल ग्रंथि नहीं रहे तो आप पीयूष ग्रंथि दीजिएगा। देखिए हर एक एग्जाम में जो है पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में दे देता है, इसी वजह से सब याद कर लेता है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। लेकिन याद रखिएगा पीयूष से भी छोटा पीनियल है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? तो याद रखिए मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग जो है वो एनामेल है, जो कि दांत के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। क्लियर? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? देखिए टिबिया और फिबुला दोनों जो है ना ये टांग में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? टांग अर्थात पैर में पाए जाते हैं। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो देखिए उंगली में सबसे अधिक हड्डी होती है, याद रखिएगा। अभी आपको हड्डी के बारे में पूरा हम डिटेल से बताएंगे, चिंता मत कीजिए, चित्र के माध्यम से बता देंगे। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन कितने मतलब शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन। क्लियर है? अब देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री फ़ारेनहाइट या सेंटीग्रेड या केल्विन में होता है? तो देखिए एगो याद रख लीजिएगा तो दो ठो ऐसे निकाल लीजिएगा अगर निकालने के लिए जान रहे होंगे तो देखिए मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड कहेगा तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन। ठीक है, चलिए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? देखिए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं? मेरुदंड अर्थात मेरुरज्जु तंत्रिकाएं, याद रखिए मेरुरज्जु तंत्रिका कहेगा मनुष्य में मेरुरज्जु तंत्रिका की कितनी संख्या है, यानी कितनी जोड़ी में वो पाए जाते हैं, या मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो याद रखिए 31। कहेगा कपाल तंत्रिका की संख्या तो 12 जोड़े। ठीक है, कपाल तंत्रिका की संख्या 12 जोड़े, जबकि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो वो 31 जोड़े निकलती है। कितनी? 31 जोड़ी। मनुष्य में श्वसन दर, देखिए समान अवस्था में अगर देखा जाए तो श्वसन दर 1 मिनट में 16 से 18 बार, यानी 1 मिनट में 16 से 18 बार ही सांस ले सकते हैं। लेकिन शिशुओं में जो है श्वसन दर तीव्र होती है, अर्थात 1 मिनट में वो 44 बार तक ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक पैरों में हड्डियों की संख्या 30 होगा, तो कुल मिला के पैरों की संख्या 2 है, तो पैरों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। 30 दूनी 60। उसी प्रकार एक हाथ में हड्डियों की संख्या 30 है तो दोनों हाथ में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हालांकि हम आपको बताएंगे कैसे कैसे कौन कौन मिलकर के 60। अगला है कह रहा है बाल और नाखून की जो रचना होती है किस प्रोटीन से? तो देखिए केरोटीन नामक प्रोटीन के कारण जो है बाल और नाखून की रचना होती है। याद रखना, कहेगा कि बाल और नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केरोटीन पाई जाती है। अब बात करेंगे कि मनुष्य में दांत जो पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के? तो देखिए भैया मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो कृंतक होते हैं, दूसरा होते हैं रदनक, रदनक का काम होता है फाड़ने का, तीसरा होता है, तीसरा प्रकार अग्रचवर्णक, और चौथा होता है चवर्णक। ठीक है, चारों का अलग अलग काम होता है। दांत का अलग चैप्टर ही होगा, दांत के बारे में हम अलग अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जान जाइए कि मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक कृंतक, फिर रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, चलिए अब देखिए मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो देखिए मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं। इसी कारण बस मनुष्य को द्विवर्दंती के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो 20 के दांत मतलब 20 दांत जो हैं इसको दूध दांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए दांतों और हड्डियों के निर्माण हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? यानी दांत और हड्डी के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो याद रखिए कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस दांतों और हड्डियों के निर्माण के लिए। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं, इसी में ऑब्जेक्टिव भी लेकर के चल जाते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। देखिए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो भैया आपको बताएं सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। सर्वदाता कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। असर्वग्राही कहेगा तो ए भी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कह रहा है मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से, मुख से प्रारंभ होगा, इसके बारे में भी बता चुके हैं। अगला कह रहा है कि रक्त दाब किससे मापा जाता है, तो भैया किससे, स्टेथोस्कोप से मापा जाएगा या स्पेग्नोमीटर या फाइदोमीटर या एनोमीटर से। इसका सही आंसर क्या होगा, स्पेग्नोमेनोमीटर, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक किसको कहते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर ए में तिल्ली और पीलिया, बी में फेफड़ा, सी में है हृदय और डी में है यकृत। आपको बताए हैं कि ब्लड जो है पीलिया में स्थिर रहेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, पीलिया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए अगला है कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होगा, आप ही बताइए, आपको बताए हैं ना। ऑप्शन नंबर ए में है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी में है हृदय, ऑप्शन नंबर सी में है त्वचा, ऑप्शन नंबर डी में है यकृत। इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर त्वचा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है। आपको तो बताए हैं लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी का जीवन काल 20 से लेकर 120 दिन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 120 दिन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। देखिए आ गया रक्त का शुद्धिकरण, फेफड़ा और किडनी में फंसाने के लिए। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ सभी दिया हो वहाँ सभी पे, मतलब अगर ऑप्शन में इनमें से सभी दिया हो तो उस पर सभी पे विचार करना है। एक तो आप जान रहे हैं कि फेफड़ा जो है रक्त का शुद्ध तो करता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को रक्त में मिला करके शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाता है, ये तो आपको पता ही है। किडनी का काम है रक्त को छानना, जो भी अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थ है रक्त से निकाल करके उसको शरीर से बाहर करना। ये दो चीज़ तो आप समझ गए कि दो चीज़ उसको शुद्ध करने में भूमिका निभा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होता है फेफड़ा का। ठीक है। अब किडनी भी निभा रहा है, क्या यकृत भी करता है, तो जी हाँ यकृत भी जो है ना कुछ हद तक, मतलब जो विष वाले पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालने का मतलब ये कोशिश करते हैं और निकालते भी हैं। और दूसरी बात, जितने भी हानिकारक जीवाणु सब आते हैं उसको भी ये निष्क्रिय करने का कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। रक्त के शुद्धिकरण में फेफड़ा भी भाग लेता है, यकृत भी लेता है और किडनी भी। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी के बारे में आपको बताएं हैं, स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में मिल गया स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। सबसे बड़ी कहेगा यानी लंबी कहेगा या बड़ी कहेगा तो कौन सी हो जाएगी, जांघ की, जो कि फीमर की हड्डी है। और मजबूत कहेगा तो जबड़े। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब कह रहा है टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। देखिए जहाँ टिबिया रहेगा उसके साथ फिबुला भी रहेगा, यहाँ खाली टिबिया दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। टिबिया और फिबुला दोनों जो है ना टांग में पाए जाते हैं। ठीक है। टांग के उस हिस्से में जिस हिस्से को पिंडली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। घुटने के बाद जो नीचे वाला एरिया होता है उसको पिंडली कहते हैं, उसी में टिबिया और फिबुला दोनों हड्डियां पाई जाती हैं। अब यहाँ पिंडली नहीं दिया है, टांग दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला कह रहा है कि लार किसके पाचन में सहायक होते हैं। देखिए लार जो है वह मांड यानी स्टार्च यानी चोकर यानी कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। तो देख लीजिए लार किसके पाचन में सहायक होगा, ऑप्शन नंबर बी में है स्टार्च। इसको चोकर भी कहेंगे या कार्बोहाइड्रेट कहेंगे या मांड कहेंगे, याद रखिएगा। अगला है कह रहा है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए लार में टैलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टैलिन। ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला कह रहा है कि कान में हड्डियों की संख्या कितनी। आपको तो बताया है कान में हड्डियों की संख्या, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, कुल मिला के हड्डियों की संख्या कितनी होगी, 6। हड्डियों का नाम क्या है, मेलियासिंकस स्टेप्स। तो कुल मिलाकर के अगर तीनों बगल मतलब दोनों बगल 3-3 है तो कुल मिला के हड्डी कितनी होगी, 6, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो गया। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सर्वग्राही रक्त समूह, आपको तो बता दिए हैं कि सर्वदाता ओ है तो सर्वग्राही ए बी है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ए बी। चलिए श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 से 4 दिन। ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप यहाँ भी आ गया उपरोक्त में सभी, तो विचार करना है। देखिए मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो होता ही है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है और 310 केल्विन भी होता है। यानी फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड, केल्विन तीनों में दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। भैया जोड़ी की बात कहा गया है, संख्या की नहीं। जोड़ी कहा गया है तो जोड़ी में देखेंगे, तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, तो 12 जोड़ी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 12 जोड़ी। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा मनुष्य का औसतन रक्तदाब कितना होता है। तो देखिए मनुष्य का जो औसतन रक्तदाब होता है वो कितना होता है, आपको पता है 120/80 होता है, जिसमें 120 सिस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक मतलब संकुचन, संकुचन मतलब सिकुड़ना, यानी 120 के रफ्तार से हृदय जो है रक्त को शरीर से बाहर फेंकता है, मतलब शरीर के हर एक अंगों के लिए भेजता है, और 80 के रफ्तार से हृदय की ओर रक्त आता है। तो समान रक्तदाब हो जाएगा 120/80। ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। डायस्टोलिक मतलब होता है फैलना और सिस्टोलिक का अर्थ होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब संकुचन, फैलना मतलब शिथिलन, याद रख लीजिएगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। तो देखिए रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में किसने की है? विलियम हार्वे ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विलियम हार्वे। कह रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो देखिए शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के बारे में आपसे बात किए हैं, जो कि टांग की अर्थात जांघ की हड्डी है। हड्डी का नाम क्या है? फीमर। ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो फीमर है, जो कि जांघ में पाई जाती है। ठीक है। टांग की हड्डी नहीं बोलिएगा, जांघ की हड्डी बोलिएगा। क्लियर है। चलिए जांघ में कौन सी हड्डी? फीमर। आगे कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है? यकृत है। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो अग्न्याशय है। और सबसे छोटी कहेगा तो ऐसे पिनियल होता है, लेकिन ऑप्शन में पिनियल नहीं रहेगा, पीयूष ग्रंथि मारिएगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। दूसरे स्थान पे कहेगा तब जाकर के अग्न्याशय मारना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में भी दिखाई दे रहा है। चलिए कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो भैया एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए मानव शरीर में रक्त के जो शुद्धिकरण यकृत करते हैं, सॉरी ये वृक्क करते हैं। मानव शरीर के रक्त को छानने का जो काम करता है वृक्क, उस क्रिया को यानी उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको डायलिसिस कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। तो मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? डायलिसिस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोगों के संक्रमण से शरीर को बचाना। रोगों के संक्रमण से शरीर को बचाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नहीं, ऑक्सीजन का परिवहन करना तो आरबीसी का काम है। बी में शरीर की प्रतिरक्षा। देखिए शरीर की रक्षा कर रहा है, ये हो सकता है। रक्त का शुद्धिकरण, नहीं बिल्कुल, रक्त का शुद्धिकरण कैसे करेगा? डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की प्रतिरक्षा, यानी शरीर की रक्षा कर रहा है कौन? श्वेत रक्त कण। इसीलिए तो शरीर का इसको पुलिसमैन भी कहते हैं, याद रखिएगा। पूरे ब्लड का पुलिसमैन। ये क्या करते हैं? शरीर को रोगों से बचाने का काम करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अब भ्रूण की अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत और पिलिया में। तो यहाँ पे भ्रूण तो दिया नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, अर्थात इसको इंग्लिश में बोन मेरो भी कहते हैं, जो कि इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अस्थि मज्जा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है कह रहा है कि आरएच फैक्टर का नाम जो है किससे संबंधित है। देखिए भैया आरएच फैक्टर जो है एक बंदर से, जिस बंदर का नाम रिसस था उसी से संबंधित होने के कारण इसका नाम आरएच फैक्टर रखा गया। तो देखिए ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? भालू, बंदर, मनुष्य, बिल्ली। तो क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिसस नामक बंदर के कारण ही इसका नाम जो है आरएच फैक्टर पड़ा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। तो देखिए रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर जो है रक्त समूह के खोज करता है, जो कि इन्होंने 1900 ईस्वी में रक्त समूह की खोज की, जिसके कारण 1930 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ये डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है।
कब किया था? 1900 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार इसके कारण कब मिला? 1930 में। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है रक्त का थक्का बनाने में सहायक, यानी रक्त का थक्का बनाने में सहायक है कौन सी विटामिन भाई? विटामिन ए, डी, के, कौन सी? तो आपको बताया है, विटामिन में पूछेगा तो विटामिन के, तत्व में पूछेगा तो कैल्शियम, प्रोटीन में पूछेगा तो फाइब्रिनोजन। क्लियर है? चलिए, रक्त थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के। अगला कह रहा है मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना होता है? तो देखिए मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर कितना? ऑप्शन ए में है 80 से 120, बी में है 120 से 140, ऑप्शन नंबर सी में है 140 से 180, ऑप्शन नंबर डी में है ये 180 से 200। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 140 से 180। क्लियर? चलिए, कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर होना चाहिए 140 से 180। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल की संख्या बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया तो फिर हार्ट अटैक होने की संभावना आ सकता है, यदि कोलेस्ट्रॉल की संख्या यानी कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ गया मनुष्य के शरीर में तो। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने मत दीजिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि मानव शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो देखिए एमिनो अम्ल की जो संख्या होती है वो 20 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं मानव त्वचा को रंग देने वाले वर्ण कौन सा है? देखिए मानव का जो त्वचा है उसको रंग देने वाला, यानी मानव त्वचा का रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये मेलानिन के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला कह रहा है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? देखिए त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो क्या कहलाती है? एपिडर्मिस या प्रोटोडर्मिस या डर्मिस, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो एपिडर्मिस कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी का कब्रिस्तान। देखिए आरबीसी जो है यकृत पीलिया दोनों में मरता है, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में दे दिया जाए तो इसका आप सिर्फ और सिर्फ पीलिया ही टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सेटर पीलिया ही लेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है रक्त कैंसर का अन्य नाम क्या है? रक्त कैंसर कब होगा? जब रक्त में WBC की संख्या बढ़ जाएगी। WBC की संख्या अगर बढ़ेगी तो रक्त कैंसर होगा। और इसका अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम ल्यूकेमिया है। याद रखिएगा, रक्त कैंसर का अन्य नाम ल्यूकेमिया है। ये तब होगा जब WBC की संख्या रक्त में बढ़ जाएगी। अगला है कह रहा है रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? देखिए कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसके द्वारा जो है रक्तचाप यानी रक्तदाब को नियंत्रित की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड, अर्थात एड्रिनल ग्रंथि, जिसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है किस रोग में, यहाँ पे होगा किस रोग में थक्का नहीं बनता है? किसका? रक्त का थक्का नहीं बनता है, धक्का नहीं। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो देखिए हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हीमोफीलिया। अगला है कि प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम्स। देखिए प्रोटीन को सबसे पहले पचाने का काम जो है अमाशय में पेप्सिन करता है, उसके बाद पकवाशय में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम आ जाते हैं अग्न्याशय रस से निकल के। तो पहले काम किया पेप्सिन जरूर, लेकिन पेप्सिन जिस प्रोटीन को नहीं पचा पाया होगा उसको भी पचाने का कार्य ट्रिप्सिन करेगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो ट्रिप्सिन मारिएगा, अगर दोनों नहीं रहे, एक रहे, तब तो आप मार ही दीजिएगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। तो प्रोटीन के पाचन के लिए सहायक एंजाइम कौन सी हो जाएगी? ट्रिप्सिन। क्लियर है? चलिए अगला है कह रहा है कि स्टार्च को शर्करा में बदलता है। स्टार्च को शर्करा में कौन बदलेगा? तो एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वो स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और लाइपेज क्या करता है? इमल्सिफाइड वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरीन में बदलता है, फैटी एसिड और ग्लिसरीन में। चलिए कह रहा है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। देखिए मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, आपको पिनियल ग्रंथि बताए थे लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, नहीं है तो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका जो वजन होता है 0.6 ग्राम होता है। सेल टर्सिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मस्तिष्क में स्पेनाइड हड्डी के गड्ढे में पाया जाता है, याद रखिएगा। इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि STH,
TSH, ये STH का मतलब STH की अगर बात की जाए, अगर STH हार्मोन शरीर में अधिक हो जाए तो आदमी हद से भी ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसको भीमकायत्व या एग्रोमेगली विकार कहा जाता है। यदि STH हार्मोन्स की कमी हो जाए तो मनुष्य बौनापन का शिकार हो जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होगी? 300 होगी। बाल्यावस्था में 208 होता है, और अगर व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो 206। याद रखिएगा, बाल्य अवस्था में 208, और जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है 206, और लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी? 300। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ध्यान दीजिएगा, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक से कम 2 बार देख लीजिएगा। एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 बार देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आके आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, खास करके ANM की तैयारी करने वाले। ठीक है।